वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आप लोग देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर का चौथा सब्जेक्ट यानी CHN1 यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 जो कि फर्स्ट ईयर का चौथा सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट तक जो है हम आपको ये पिछले सप्ताह में दे चुके हैं। दूसरा नंबर का डिफिनीशन या टर्मिनोलॉजी, तो आज चौथे सब्जेक्ट का हम लोग दूसरा नंबर का डिफिनीशन या टर्मिनोलॉजी लाए हैं, जिसको समझना है और आगे आपको काम में लाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 10 नंबर एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट पूछता है डिफिनीशन, और साथ में यह सारे चीज़ों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए पहला है, कहता है साफ और स्वच्छ कुआं क्या होता है, सैनिटरी और आइडियल वेल क्या होता है। देखिए, साफ और स्वच्छ कुआं को हम लोग आदर्श कुआं कहते हैं, जो अच्छी तरह से उपयुक्त स्थल पर निर्मित हो, जो अच्छे जगह पर निर्मित हो, उपयुक्त जगह पर, जहाँ पे कुआं के लिए आदर्श माहौल हो। ठीक है, जल आपूर्ति के लिए पूर्ण रूप से स्वास्थ्यकर व सुरक्षित हो। ऐसा जल हो जहाँ से बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए बेहतर जल व सिद्ध हो। ऐसा जल वहाँ से निकले जो लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कुआं है और कुआं में भरा कीचड़ भरा है, गंदगी भरा है, पानी निकल रहा है उसमें से, तो वो साफ और स्वच्छ कुआं नहीं होगा। एक ऐसा कुआं जो आदर्श कुआं वही कुआं होता है जो अच्छी तरह से उपयुक्त स्थल पर निर्मित हो, मतलब उसके चारों साइड से चबूतरा हो। ठीक है, उसको अच्छी हाइट पर जो है, धरती से अच्छी हाइट के ऊंचाई पर जो है उसका घिरावा हो, ताकि बाहर के गंदगी ना जाए अंदर। ठीक है, ऊपर से उसके ढकने के लिए जो है उसका अच्छे से निर्मित प्लेट स्लेब हो। तो ये सब जो है एक अच्छे कुआं का आदर्श होता है। और अच्छे कुआं जो क्या करता है, जल आपूर्ति करता है, वह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होता है। ओके, चलिए आगे है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है पृथकीकरण। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, पृथकीकरण। पृथकीकरण का मतलब होता है अलग। आइसोलेशन का मतलब होता है पृथकीकरण, और पृथक्करण का मतलब होता है सबसे अलग। ठीक है, अलग करना। देखिए, संक्रामक रोगों से पीड़ित लोगों को अन्य लोगों से अलग अलग रखना ही पृथकीकरण कहलाता है। देखिए, आइसोलेशन लोग नहीं कहते होइएगा, कोविड के समय में लोग बहुत ज़्यादा यूज करता था कि आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेशन वार्ड। तो आइसोलेशन वार्ड में उसी मरीज को रखा जाता है जो पीड़ित मरीज हो। ठीक है, जो संक्रमण से पीड़ित मरीज हो। चूँकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। अगर मान गए एक स्वस्थ व्यक्ति है, क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति है। ओके, एक स्वस्थ व्यक्ति, हेल्दी पर्सन है, उस व्यक्ति को कोई फीवर हो गया, नॉर्मल फीवर हो गया, भयंकर फीवर हो गया, तो उसे अस्पताल में अगर भर्ती करने की सिचुएशन आ गए तो भर्ती कर देंगे। ठीक है, अब वो एक ऐसा नहीं है कि वो संक्रामक है, नॉर्मल है, या आप मान गए फ्रैक्चर है, हड्डी टूट गया है। ठीक है, तो हड्डी टूटना तो कोई संक्रामक रोग नहीं है, तो मान गए उसे हम भर्ती करेंगे और उसके साथ कोई संक्रामक व्यक्ति होगा तो उसको भी संक्रमण हो जाएगा। तो जो संक्रमण व्यक्ति होता है उसको अन्य मरीजों से, अन्य व्यक्तियों से अलग रखना ही, अलग वार्ड में पृथकीकरण करना ही आइसोलेशन कहलाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। पृथकीकरण का उद्देश्य रोग फैलने से रोकना होता है। आइसोलेशन का यही मतलब होता है कि रोगों को फैलने से रोकना। चूँकि जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसको संक्रमण वार्ड, आइसोलेशन में रख देते हैं, वहाँ पे कोई नॉर्मल व्यक्ति रहता नहीं है, तो ऐसे में जो संक्रमण है उतना ही दूर में रह जाता है, कोई स्वस्थ व्यक्ति में नहीं जाता है, जिससे वह कोई दूसरे को ना फैलाए। समझ गए, तो यह रोगों को फैलने से भी रोकता है। पृथकीकरण की अवधि रोग विशेष पर निर्भर करता है। अब आइसोलेशन वार्ड में जो मरीज को रखा जाता है वह निर्भर करता है उसके रोग के अवधि पर, कि कितना दिन जो है उसको रोग उसके अंदर है। धीरे धीरे रोग ठीक हो जाता है तो आइसोलेशन वार्ड से व्यक्ति निकल जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो यही आइसोलेशन होता है, पृथक करके रखना, अन्य मरीजों से अलग करके रखना। ठीक है, अब आता है सिक परीक्षण। सिक परीक्षण जो होता है, आपको पता है कि यह एक सिक टेस्ट है जो आपके डिप्थीरिया को पता लगाने के लिए किया जाता है। एक रोग होता है डिप्थीरिया, उसके पता लगाने के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। यह एक इंट्राडर्मल परीक्षण होता है। यह कौन सा है, इंट्राडर्मल परीक्षण होता है, जिसमें सिक परीक्षण यानी सिक टेस्ट जो है, टॉक्सिन की 0.1 मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसमें जो केमिकल का यूज किया जाता है वह टॉक्सिन 0.1 मात्रा उपयोग किया जाता है। यह टॉक्सिन व्यक्ति की निचली भुजा में इंजेक्ट किया जाता है
अब यह जो टॉक्सिन होता है व्यक्ति के निचली भुजा में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे इंजेक्शन में टॉक्सिन का 0.1 मात्रा लोड कर लेगा सिरिंज में। अब वह सिरिंज को क्या करेगा कि व्यक्ति के निचली भुजा में इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, लोअर आर्म में निचले भुजा में इसको क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा, मतलब लगा देगा। अब इस टॉक्सिन की ताप द्वारा निष्क्रिय की गई 0.1 मिली मात्रा विपरीत भुजा में इंजेक्ट की जाती है। एक तो टॉक्सिन की इतना मात्रा एक भुजा में। अब टॉक्सिन जो कि ताप द्वारा मतलब हीट पर जो टेम्परेचर लगा के जो टॉक्सिन का निष्क्रिय किया गया रहता है उसका 0.1 ml मात्रा दूसरे भुजा में इंजेक्ट की जाती है, यानी विपरीत भुजा में। एक में नॉर्मल टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं 0.1, जबकि एक में हीट वाला 0.1 मात्रा इंजेक्ट करते हैं दूसरे में। समझ गए। परीक्षण के परिणाम का अध्ययन चौथे दिन किया जाता है। जो परीक्षण का परिणाम होता है उसको चौथे दिन जो है इसका एनालिसिस किया जाता है। यह परीक्षण व्यक्ति में डिप्थीरिया के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता मौजूदगी को जांच के लिए की जाती है। अब ये जो टेस्ट होता है यह रोगी के अंदर इम्यूनिटी टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति के अंदर डिप्थीरिया से लड़ने का इम्यूनिटी कितना है या नहीं है। ठीक है, तो यही जो है सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, जिसमें टॉक्सिन का 0.1 मात्रा एक भुजा में और दूसरे विपरीत भुजा में 0.1 ml मात्रा हीट वाला टॉक्सिन का उपयोग किया जाता है इंजेक्ट करके, और इसका चौथे दिन अध्ययन किया जाता है। बातें को समझ गए। अब यह इसलिए किया जाता है ताकि डिप्थीरिया के लड़ने वाला अंदर जो है इम्यूनिटी है या नहीं इसको पता लगाने के लिए। ओके, आगे चलिए। पल्स पोलियो प्रोग्राम है। देखिए, पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है यह एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है। पल्स पोलियो देश से उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने 1995 में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो कार्यक्रम है यह भारत सरकार ने 1995 में जो है भारत सरकार ने इसे लागू किया पोलियो के उन्मूलन के लिए, मतलब देश से हटाने के लिए। पहले पल्स पोलियो प्रतिरक्षण में 3 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को शामिल किया गया। जब इसे शुरू किया गया तो 3 वर्ष इससे कम वर्षों के लिए ही शुरू किया गया, चाहे वो पहले प्रतिरक्षित किए गए हो या नहीं, चाहे उसे पहले पोलियो का टीका लगा हो या नहीं लगा हो, उससे 3 वर्ष तक के बच्चों या इससे कम बच्चों के लिए शुरू किया गया। बाद में WHO ने अनुशंसा पर निर्णय लिया गया कि 3 वर्ष से कम उम्र वाले आयु वर्ग की अपेक्षा 5 वर्ष से कम आयु वाले वर्ग भी सम्मिलित किया जाए। तो यहाँ पे अब जो दिया जाता है पोलियो का टीका वह 5 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, शुरू कब हुआ, इतना में पहले जब शुरू हुआ कितने वर्ष तक की उम्र को दिया जाता था, 3 वर्ष तक। समझ गए। चलिए, समझ गए। ओके, अब है कैरियर, वाहक मतलब होता है कि ऐसा जंतु या व्यक्ति जो रोगाणु अथवा जीवाणु का स्रोत होता हो, मतलब एक से दूसरे में फैलने का स्रोत बनता हो। ठीक है, चाहे वो कोई जंतु हो चाहे कोई व्यक्ति हो जो रोगाणुओं को या जीवाणुओं को स्रोत हो। ठीक है, एवं स्वयं समान होता है। व्यक्ति स्वयं समान है, उसमें कोई लक्षण नहीं दिखता है, लेकिन उसके अंदर रोगाणु मौजूद होता है, वह रोग के लक्षणों से मुक्त होता है, कैरियर वाहक कहलाता है। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो दिखने में एकदम नॉर्मल लगे लेकिन उसके अंदर रोगाणु यानी जो रोग पैदा कर सके, जीवाणु जो रोग संक्रमण कर सके वह मौजूद है, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा कुछ नहीं लगता, वो बिल्कुल सही है, वह बिल्कुल स्वयं सामान्य रहता है। ठीक है, उसके अंदर कोई लक्षण भी नहीं होता है ताकि वो समझ सके कि हाँ हम इन्फेक्शन है और दूसरे लोगों को ना होने दे। तो ऐसे व्यक्ति वाहक होते हैं जिसमें ना कोई लक्षण हो ना उसमें कोई जो है वो अपने आप को सामान्य हो, लेकिन उसमें रोगाणु और जीवाणु होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति वाहक कहलाते हैं। ठीक है। संक्रामक रोग क्या होता है? ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से संचारित होते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। इनका कारण विभिन्न प्रकार के संक्रमण, जीवाणु और विषाणु इत्यादि होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? संक्रामक रोग। तो कम्युनिकेबल मतलब होता है कि एक से दूसरे में फैलना। तो संक्रामक रोग वैसा रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या तो फिर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट दोनों माध्यम से, दोनों तरीके से संचारित होता है,
संक्रामक रोग कहलाता है। बात समझ गए। इनका कारण विभिन्न प्रकार के संक्रमण होता है, जो जीवाणु, विषाणु, फंगस वगैरह आदि वगैरह, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जो है होता है संक्रामक रोग होने के कारण। ठीक है, समझ गए। आगे चलिए। आगे है लक्ष्य दंपति या टारगेट कपल कौन सा होता है। देखिए, यह परिवार नियोजन कार्यक्रम कल्याण का एक महत्वपूर्ण घटक है। टारगेट कपल या इसी को लक्ष्य दंपति कहते हैं। यह परिवार नियोजन कल्याण का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह फैमिली प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जिसमें टारगेट कपल ऐसे कपल होते हैं जो नए नवविवाहित होते हैं, ठीक है, अथवा जिनकी एक संतान होती है। बातों को समझ रहे हैं, समझ गए। अथवा जिनकी जो नवविवाहित होते हैं अथवा जिनकी एक संतान है, ताकि उन्हें परिवार नियोजन कार्यक्रम में शामिल किया जा सके, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आए। लक्षित किए गए दंपतियों को परिवार नियोजन के विभिन्न लाभ समझाए जाते हैं, जैसे शैक्षणिक व रोजगार के अवसर में वृद्धि, आर्थिक संप्रभुता, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपके, तो ये सब चीज़ें हैं, समझ गए। जो भी लक्षित किए गए, मतलब जो भी टारगेट किए गए कपल होते हैं, उनको परिवार नियोजन में शामिल किया जाता है, ताकि उनको जो है विभिन्न लाभ के बारे में समझाया जा सके, जैसे शैक्षणिक, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आर्थिक संप्रभुता, बच्चे के जन्म के विषय में स्वतंत्रता आदि। देखिए, लक्षित दंपति एक ऐसा दंपति, ऐसा कपल होता है। अब चूंकि यह टारगेट कपल एक परिवार नियोजन कल्याण का एक घटक है, तो इसमें टारगेट कपल ऐसे दंपति होते हैं जो या तो नए नए विवाह हुआ रहता है वो होते हैं, या जिनकी एक संतान हो चुकी होती है वो होते हैं, ताकि इन्हें परिवार नियोजन कार्यक्रम में शामिल किया जा सके, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। अब टारगेट कपल कहने का मतलब है कि जो नए नए अभी शादी हुआ है, या ज़्यादा से ज़्यादा उनके एक बच्चे हो, ठीक है, तो इनको इसमें इसलिए शामिल किया जाता है ताकि उनको पहले से चीज़ें के बारे में जानकारी रहेगा, उनको बताया जाएगा कि परिवार नियोजन का क्या क्या लाभ है, क्या क्या आपके जीवन में इसका महत्व है। तो इन सारे चीज़ों को अगर पहले से बता के अगर रखा जाएगा, तो अगर नवविवाहित है तो वह एक या दो बच्चे के बाद अपना परिवार कल्याण जो है परिवार नियोजन करवा लेंगे, ठीक है, या जिनको एक संतान हो चुका है तो वह मुश्किल से एक या एक और करेंगे, और उसके बाद जो है ये लाभ के चक्कर, यह लाभ के कारण और यह बताने के कारण वह एक या एक से दो रहकर बच्चे को अपने आप को जो है परिवार नियोजन करवा लेंगे। इसीलिए इनको टारगेट किया जाता है, इसीलिए इसे लक्षित दंपति या टारगेट कपल कहा जाता है, ताकि इनको बताया जाए परिवार नियोजन के बारे में कि क्या लाभ है, इससे क्या होगा, क्या आपके जीवन में गुणवत्ता में सुधार आएगा। ताकि पहले बता देंगे तो एक दो बच्चे होने पर यह खुद से करवा लेंगे, खुद से निर्णय ले सकते हैं, समझ गए। यही टारगेट कपल होता है। अब आता है सीवेज क्या है। सीवेज क्या होता है, तो सीवेज जो होता है विभिन्न वाणिज्यिक, आवासीय, उद्योग से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ, जल, मानव मल मूत्र को सीवेज कहते हैं। सीवेज में रोगजनक जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि व अंडे होते हैं, अतः इनका स्वच्छ और उचित तरह से निपटारा करनी चाहिए। देखिए, सीवेज कहने का मतलब है कि जैसे विभिन्न प्रकार के उद्योग हो गया, ठीक है, या फिर घर हो गया, या फिर वाणिज्यिक हो गया, जहाँ से गंदे जो है जल, और जल के साथ में मानव मल मूत्र निकलते हैं, वही सीवेज होता है, समझ गए। अब जो सीवेज होता है उसमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, परजीवी या इनके अंडे होते हैं, इसलिए इनका स्वच्छ व उचित तरीके से निपटारा करना चाहिए। तो सीवेज के बारे में समझ गए। सीवेज एक प्रकार के ऐसे व्यर्थ पदार्थ है जिसमें जल व मानव मलमूत्र शामिल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे उद्योग से मानव मलमूत्र थोड़ी निकलेगा, उद्योग से तो गंदे पानी निकलेगा, व्यर्थ, देखते होइएगा नहीं, मशीन को जब साफ करता है तो कितना गंदगी सब निकलता है पानी उसमें से, कंपनी से, ठीक है। तो वही एक प्रकार का सीवेज है, वह वाणिज्यिक उद्योग के लिए हो गया। घर से देखते होइएगा कि इतना घर में बैल भैंसी बांधते हैं तो मल मूत्र उसी में जो है बाहर नली के थ्रू निकाल देते हैं, तो उसका अच्छे से निपटारा करना चाहिए, क्योंकि उसमें रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं। बातें को समझ गए, जो आपको फैला सकते हैं संक्रमण। तो ये हो गया आपका सीवेज। अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है। अंडर 5 क्लिनिक कहने का मतलब है कि अंडर 5 के मतलब होता है कि अंडर मतलब 5 वर्ष के अंदर। अंडर 5 कहने का मतलब है कि अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित होता है।
मतलब 5 वर्ष तक के बच्चों का ही यहाँ पे स्वास्थ्य देखभाल किया जाता है। इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को, मतलब ये जो क्लिनिक है 5 वर्ष वाला, इसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक, रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 5 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित यह क्लिनिक है, और इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक और रक्षात्मक, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। इंग्लिश में कहा जाए तो आपके सामने में है, देख लीजिए यहाँ पे डायग्नोस्टिक, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विस दी जाती है यहाँ पे। ओके, चलिए, स्कूल स्वास्थ्य सेवा क्या है? स्कूल हेल्थ सर्विस, स्कूल स्वास्थ्य सेवा। स्कूल स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आयाम है, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों की संपूर्ण देखभाल तथा कल्याण की भावना शामिल है। सीधे तौर पर कहा जाए तो स्कूल स्वास्थ्य सेवा का मतलब होता है कि समुदाय में जो भी स्कूल है, स्कूल में जाने वाले जो भी बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य की संपूर्ण देखभाल, जैसे टीकाकरण, जांच, ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखभाल और उनके कल्याण की भावना जो है इसमें, मतलब उनके कल्याण के लिए जो है काम स्कूल में ही किया जाता है, इसीलिए इसे स्कूल स्वास्थ्य सेवा कहा जाता है। समझ गए बातें को? ठीक है। गृह मुलाकात क्या होता है? गृह मुलाकात, होम विजिट कहने का मतलब है एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, ठीक है। होम विजिट, ये देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ पढ़ रहे हैं, तो इसमें कम्युनिटी हेल्थ का ही ज़्यादातर बात होगा, समुदाय का ही बात होगा, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य का ही बात होगा। तो गृह मुलाकात यह एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा घर घर जाकर जन समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं आवश्यकताओं का पता लगाना तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना गृह मुलाकात कहलाता है। देखिए, गृह मुलाकात है समुदाय में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के द्वारा घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य से संबंधी समस्या एवं उनके आवश्यकताओं का पता लगाना तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना ही गृह मुलाकात कहलाता है। होम विजिट मतलब घर घर जाकर देखना स्वास्थ्य के बारे में लोगों को, ठीक है। क्लिनिक एक संस्था या सरकार या ट्रस्ट के द्वारा संचालित की जाती है। क्लिनिक वह स्थान है जहाँ, ठीक है ना, रोगी चिकित्सा आवश्यकता सलाह हेतु जाता है और उपचार के बाद वापस चला जाता है। यहाँ रात्रि में मरीज को भर्ती नहीं किया जाता है। क्लिनिक छोटे स्तर पर होता है, ठीक है ना। क्लिनिक कोई संस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा या किसी ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जा सकता है। क्लिनिक एक ऐसा स्थान है जहाँ रोगी चिकित्सा तथा आवश्यक सलाह हेतु जाता है, ठीक है, और उपचार हो जाने के बाद वापस चला जाता है। यहाँ रात्रि में भर्ती के लिए कोई स्थान नहीं होता है, यही क्लिनिक होता है। बात तो समझ गए, छोटा होता है क्लिनिक। रेफरल प्रणाली क्या होता है? रेफरल सिस्टम, रेफरल प्रणाली वह होती है जिसके द्वारा रोगी के उसके वाइटल साइनों को बनाए रखने हेतु उचित सुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाना है, ठीक है। रेफरल मतलब क्या होता है कि रेफर करना, एक जगह से दूसरे जगह रेफर करना। तो रेफरल प्रणाली वह स्वास्थ्य होती है जिसके द्वारा रोगी को उसके जैविक चिन्हों को बनाए रखते हुए उचित सुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाता है। मतलब रेफरल प्रणाली जिसके द्वारा रोगी को वाइटल साइन मतलब रोगी को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है ताकि वह आगे स्वास्थ्य केंद्र तक जाने लायक हो जाए। मतलब जैविक चिन्हों को बनाए रखने के लिए उचित सुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाता है। मान गए हम अभी आप छोटे केंद्र, हम जहाँ आए हैं यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे छोटा मोटा ट्रीटमेंट दे देगा और बेहतर तरीके से चीज़ों को रखने के लिए उचित तरीके से सुविधा वाला स्वास्थ्य केंद्र पर आगे भेजा जाता है और यही रेफरल होता है, रेफर करना, ठीक है। अस्थायी आदेश क्या होता है? स्टैंडिंग ऑर्डर। अस्थायी आदेश वे निर्देश होते हैं जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को डॉक्टर की अनुपस्थिति में रोगी के उपचार हेतु आधिकारिक चिकित्सक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अस्थायी आदेश कहने का मतलब है कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर किन्हीं कारणों से कहीं चले गए हैं तो डॉक्टर जाने से पहले ऑर्डर दे देते हैं कि कोई ऐसा मरीज आए, ठीक है, कोई ऐसा मरीज आ जाए जिसको ट्रीटमेंट का अति आवश्यक है और मैं अनुपस्थित नहीं रहूं, तो उस घड़ी में जो है आधिकारिक तौर पर डॉक्टर जो है यह आपको उपचार करने के लिए आधिकारिक चिकित्सा द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या चीज़? ऑर्डर।
वही अस्थायी ऑर्डर होता है। ठीक है, तो वही कहता है अस्थायी आदेश एक ऐसा निर्देश होता है जो डॉक्टर के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को दिया जाता है। कब? जब चिकित्सा की अनुपस्थिति हो और रोगी के उपचार करना हो तो उसमें आधिकारिक चिकित्सा द्वारा प्रदान किया जाता है स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये चीज़ें समझना है। आगे है कचरा। कचरा के मतलब होता है वेस्ट। वेस्ट के मतलब क्या होता है? अनुपयोगी पदार्थ। वेस्ट के मतलब क्या होता है? वेस्ट जब हम कोई सामान लाते हैं उसका उपयोग कर लेते हैं, उपयोग करने के बाद अगर वह उपयोग वाला नहीं है तो वेस्ट ही हो जाता है हमारे लिए। तो ही कहता है अनुपयोगी पदार्थ कचरा होता है। अब ये कचरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कचरे में सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, घरों से निकलने वाला कचरा जैसे फल सब्जियां के टुकड़े, बचा हुआ खाद्य पदार्थ, कपड़ों के टुकड़े, टूटे फूटे औजार, लकड़ी के टुकड़े, पॉलीथीन आदि ठोस कचरे के उदाहरण हैं। लिक्विड कचरे भी होते हैं, तरल वगैरह। ठीक है ना, तो वह भी कचरा होता है। वैसा पदार्थ जो अनुपयोगी हो चुका हो वह कचरा के अंदर आ जाएगा। कचरा विभिन्न प्रकार के कचरा होता है, ये सब प्रकार लिखा है। बातें को समझ गए? चलिए, डंपिंग, पाटना। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग यह कचरे के निस्तारण की एक सरल विधि है। डंप करना, इसमें नियंत्रित कचरे को गहरी जगहों में भर दिया जाता है जिससे ये एकत्रित कचरा धीरे धीरे सड़ गलकर खाद में परिवर्तित हो जाता है। यह कृषि के लिए उपयोगी होता है तथा लगातार कचरा डालने से निचले क्षेत्र समतल हो जाते हैं। डंपिंग का मतलब होता है कि यह भी एक कचरे को निस्तारण, डिस्पोज करने का ही जो है विधि है, जिसमें नियंत्रित कचरे को, ठीक है ना, इसमें नियंत्रित कचरे को कोई गहरे जगह पर ले जाकर डाला जाता है और बार बार डेली प्रतिदिन डालने से वह कचरा जो वहाँ पे टाल लग जाता है। धीरे धीरे वह गड्ढा भरने लगता है और वहाँ पे जो कचरा डाला गया है वह सड़ने लगता है। चूँकि वह गहरे स्थान होने के कारण वहाँ पे वह सड़ गल जाता है, जिससे यह कृषि के लिए उपयोगी भी हो जाता है और लगातार कचरे डालने से वह क्षेत्र गड्ढा क्षेत्र समतल भी हो जाता है। तो यह एक प्रकार से डिस्पोज करने का, डंपिंग एक डिस्पोज करने का तरीका है जिसमें कचरे को गहरे जगह पर डाला जाता है और वह कचरा डालने से गहरे जगह पर सड़ गल के खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है जो कृषि के लिए उपयोगी हो जाता है और लगातार डालने से वह समतल भी हो जाता है। समझ रहे हैं? चलिए, आगे है जलाना, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन कहने का मतलब है कि कचरे को जलाना निस्तारण की एक समान विधि है। जलाना भी कचरे को डिस्पोज करने का एक विधि है, कचरे का निस्तारण का एक समान विधि है। ऐसा स्थान जहां कचरे को एकत्रित करने का सुविधा हो, उपयुक्त सुविधा हो, वहां पे जमा करके कचरे को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का उपयोग किया जाता है और यह कचरा जलकर जो है वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो जलाना, इंसिनरेशन, इसका नाम इंसिनरेशन इसलिए है क्योंकि कचरे को इंसिनरेटर्स के द्वारा जलाया जाता है। समझ गए? तो यही जो है आपका हो गया जलाना। अब इस प्रकार से आज आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग समाप्त हो गया। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। यह सब nursingyan.com पर मिल जाएगा। ओके।